हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं बोला था कि 3 लेक्चर के बाद आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी 3 दिन, तो 2 टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा अपलोड कर दी गई हैं। आज तीसरा सेशन टेस्ट सीरीज का चलेगा, जिसमें आपको एसएसटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा। आप लोग फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए। यदि कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो उसको कमेंट में बताइए, उसको दूर किया जाएगा मेरे द्वारा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों ने की गई। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मदुरई। मदुरई में पांड्य राजाओं ने 3 संगम समितियों के अंतर्गत इसकी रचना करवाई थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही हैं। तो बुद्ध के बारे में और जैनों के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। हिस्ट्री का लेक्चर भी आप देख सकते हैं, हिस्ट्री का लेक्चर डाला गया है। तो आइए कथनों की बात करते हैं। ए, बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बी, बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया। सी, बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। डी, बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ये सत्य है। जैसे तो इसमें आपको चूज करना है, कूट दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ए, सी और डी। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ये हिस्ट्री का है और हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ, उसमें दिया गया है ये जैन बुद्ध दोनों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कथन और कारण दिया गया है, तो देखते हैं कथन। ए और बी पढ़ें तथा उनका सही विकल्प चुनें। ए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। बी, स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा तथा उन्हें कर चुकाने से छूट दी गई। तो 33 का आंसर है नंबर 1। इसका आंसर है इसका आंसर होगा 1। ए सही है, लेकिन सामंती प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में नहीं आई थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाजार नियंत्रण व्यवस्था आई थी, लेकिन सामंती व्यवस्था नहीं थी। इसलिए इसका आंसर ए सही है, परंतु बी गलत है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य राज्य अपने नियंत्रण में ले आया था। अलाउद्दीन स्वयं बाजारों का हर दिन का मूल्य निर्धारित करता था, प्रत्येक दिन का। आज वर्तमान के कैंटीन व्यवस्था से उसकी तुलना की जाती है। ये MPPSC मेंस में आता है क्वेश्चन। तो आप सीटेट के लिए यही जानिए बस, सामंती व्यवस्था उसके शासनकाल में नहीं थी। उसने हुलिया और दाग का भी सिस्टम बनाया था, सैनिकों में को दागने, घोड़ों को दागने और हुलिया का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिमेखलाई महाकाव्य के विषय में सही हैं। ये कल के लेक्चर में अपलोड किया गया है, मणिमेखलाई। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इसमें कूट दिए हैं, पहले आप सुन लीजिए। ए, यह तमिल में लिखा गया था। बी, यह सत्यनार नामक कवि द्वारा लिखा गया था। सी, उसमें
कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। डी, यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। कूट 1 है ए, बी और सी, 2 में है बी, सी और डी, 3 में है ए, सी और डी, चौथे में है ए, बी और डी। तो इसका सही आंसर है ए, नंबर 1, ए, बी और सी। यह तमिल भाषा में लिखा गया है, सत्यनार नामक कवि द्वारा लिखा गया है। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। तो ये कल के लेक्चर में अपलोड किया गया है, आप उस लेक्चर को देखिए तो उसमें मणिमेखला ही मिल जाएगी आपको। आर्यभट्ट, सुश्रुत, चरक संहिता, चरक जी की, इन सब की बुक मिल जाएगी आपको। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अहोम लोग वर्तमान समय के डैश से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 म्यांमार, नंबर 3 लाओस, नंबर 4 कंबोडिया। तो इसका सही आंसर है लाओस, तीसरा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं 17वीं शताब्दियों के सूरत के संबंध में सही है। ए, यह पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। बी, इसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज़ से यहीं से रवाना होते थे। सी, अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन के अनुसार किसी भी समय पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 5000 जहाज़ इस बंदरगाह पर खड़े देखे जा सकते थे। कूट है। नंबर 1 ए और बी सही हैं, नंबर 2 ए और सी सही हैं, नंबर 3 बी और सी सही हैं, नंबर 4 ए, बी और सी सही हैं। तो इसका सही आंसर है नंबर 1, ए और बी सही हैं। ए और बी सही हैं इसका आंसर। यह पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। इसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज़ से यहीं से रवाना होते थे। तो इसका आंसर नंबर 1 है, ए और बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। प्रचारकों ने सेरमपोर में एक मिशन खोला। उस समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था। नंबर 1 डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नंबर 2 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नंबर 3 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, नंबर 4 पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो नंबर 4 होगा, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि नंबर 1 उनका जीवन उपनिवेश से पहले जैसा था वैसा ही चलता रहा। नंबर 2 आदिवासी मुखियाओं ने अपने क्षेत्रों पर प्रशासनिक अधिकार बनाए रखा। नंबर 3 आदिवासी मुखियाओं ने गांवों के समूहों पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। नंबर 4 वन उत्पाद पर अधिकार आदिवासी लोगों के पास ही रहे। तो इसका सही आंसर है नंबर 3 आदिवासी मुखियाओं ने गांवों के समूहों पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, उसके बाद कूट दिया गया है। तो अब देखते हैं नंबर 1 कलकत्ता मदरसा, इधर 1 दिया है 1791 ईस्वी। बी है बनारस संस्कृत कॉलेज 1781 ईस्वी। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1854 ईस्वी। वुड्स डिस्पैच 1835 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा। 1 में दिया है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। दूसरे में है 2 1 4 3, तीसरे में है 3 2 1 4, चौथे में है 4 3 2 1। तो सही आंसर जो है वो दूसरा है।
पहले का जो है कलकत्ता मदरसा 1781 ईस्वी। बी बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 ईस्वी। सी अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 ईस्वी। वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी। हिस्ट्री में आएगा, आपको पढ़ाया जाएगा भी, घबराइए नहीं। सब्जेक्ट भी चल रहे हैं, आपका टेस्ट भी प्रॉपर तरीके से कराया जाएगा। क्वेश्चन इनके बाहर एक भी नहीं आएंगे। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी किसने लिखी थी? सही उत्तर चुने। नंबर 1 महात्मा गांधी, नंबर 2 BR अम्बेडकर, नंबर 3 ज्योतिबा राव फुले, नंबर 4 राजा राम मोहन राय। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 3 ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा राव फुले ने सावित्रीबाई फुले से शादी करने के उपरांत शोषण किया जा रहा था दलितों का, इसलिए उन्होंने ये बुक लिखी थी गुलामगिरी नाम की। लेकिन सर्वाधिक प्रभाव अंबेडकर जी का रहा था उसमें। क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्रीय कला की छवि के संदर्भ में कथन ए एवं बी को पढ़ें। ए बंगाल में राष्ट्र कलाकारों का एक नया समूह अवनींद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा। बी इस समूह के कलाकारों में रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया गया और ऐलान किया गया कि इस प्रकार की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये दो कथन दिए गए हैं, नीचे कूट दिए गए हैं। कूट नंबर 1 है ए सही है किंतु बी गलत है। दूसरा है ए गलत है किंतु बी सही है। तीसरा है ए और बी दोनों सही हैं परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चौथा है ए और बी दोनों सही हैं परंतु बी ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर चौथा है। ए और बी दोनों सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। इसको सब्जेक्ट के रूप में आपको अभी पढ़ाया जाएगा। अभी तक 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो लेक्चर डाल दिए गए हैं उनमें से आए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। पंडित देखूँ मन में जानी, कहूँ धौ छूति कहाँ से उपजी तबहि छूति तुम मानी। एक ही पाट सकल बैठाए छूति लेत धौ काकी। छूति ही जेवन छूति ही अचवन छूति ही जग उपजाया। कहाँ कबीर ते छूति विवर्जित जाके संग न माया। आपके विचार में शिक्षक को उपरोक्त दोहे की व्याख्या छात्रों के समक्ष किस प्रकार करनी चाहिए? अब इसमें देखते हैं 4 ऑप्शन। पवित्रता तथा अपवित्रता की अवधारणा जन्म से ही विरासत में मिलती है। नंबर 2 पवित्रता तथा अपवित्रता कार्य की प्रकृति से निर्धारित होते हैं। नंबर 3 अस्पृश्यता का विचार एक सामाजिक रचना है तथा हमारे विचारों और धारणाओं से निर्धारित होती है। नंबर 4 सामाजिक समूहों के बीच विषमता समाज को क्रियाशील बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाती है। तो इसका सही आंसर है नंबर 2 पवित्रता तथा अपवित्रता कार्य की प्रकृति से निर्धारित होते हैं, न कि जन्मजात। नंबर 2 इसका सही आंसर है। कबीर जी का दोहा ऊपर दिया गया है, उसमें छुआछूत की कुरीतियों पर कुठाराघात किया गया है। तो इसका सही आंसर नंबर 2 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्यमार्गियों के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाते? यदि आप मध्यमार्गी नेता होते तो इनमें से किन विधियों को अपनाते? अब देखेंगे इन विधियों को। तो नंबर 1 है अंग्रेजी शासन का बहिष्कार और अंग्रेजी संपत्तियों पर हमला करना। नंबर 2 ब्रिटिश विरोधी बैठकों में स्वशासन के लिए बहस करना। नंबर 3 भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना। नंबर 4
चित्तगोंग में विद्रोह का आयोजन करना। तो इसका सही आंसर है नंबर 2, ब्रिटिश विरोधी बैठकों में स्वशासन के लिए बहस करना। क्योंकि शुरुआती दौर में जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे तो उसमें बहस करने के लिए कुछ भागीदार तो बने, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को भागीदार बनाया गया, परंतु बहस करने का अधिकार नहीं दिया गया था और स्वशासन नहीं दिया गया था, इसलिए दोनों के लिए लड़ाई चल रही थी। तो इसका आंसर ब्रिटिश विरोधी बैठकों में स्वशासन के लिए मांग और बहस करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया वह किनसे बना था। तो इसका फर्स्ट देखते हैं, आधुनिक एवं परंपरागत उद्योग। नंबर 2, सार्वजनिक एवं निजी उद्योग। नंबर 3, कृषि एवं उद्योग। नंबर 4, विदेशी एवं घरेलू उद्योग। वो बोलता है मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया था वह किनसे बना था। ये 4 ऑप्शन हैं, इसका सही आंसर होगा नंबर 2, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र। सार्वजनिक का मतलब सरकारी क्षेत्र और निजी का मतलब प्राइवेटलाइजेशन, निजी लोगों के हाथों में, दोनों को मिला करके मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल तैयार किया गया था स्वतंत्रता के बाद, उसी की चर्चा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अवरोही क्रम में लिखिए। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अवरोही मतलब घटता क्रम और आरोही यानी बढ़ता क्रम। तो अवरोही घटते क्रम में पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। ये लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ जिसमें सभी महाद्वीप और महासागरों का क्रम दिया गया है कि कौन सा महाद्वीप बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसका जो सही आंसर होगा तीसरा। पहले में है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका। दूसरा है अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका। तीसरा है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर यूरोप। यदि इसमें ऑस्ट्रेलिया हो जाता तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा था, इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। एशिया के बाद अफ्रीका का ही नंबर आता है, तीसरे में उत्तरी अमेरिका है, चौथे में दक्षिण अमेरिका है, पांचवें में यूरोप, फिर अंटार्कटिका, फिर 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ये क्रम सभी अपलोड कर दिए गए हैं, आप वीडियो देखें और पूरा वीडियो देखें। बहुत कम वीडियो लोग देख रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यदि कोई दिक्कत है तो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46, दक्षिण ध्रुव वृत्त अवस्थित है। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ज्योग्राफी का है। देशांतर और अक्षांश नाम से एक टॉपिक था, उसको अपलोड कर दिया गया है, ये भी आपको मिल जाएगा। अभी तक 8 क्वेश्चन लेक्चरों से मिल चुके हैं जो अपलोड किए गए हैं लेक्चर, हिस्ट्री के और एक पॉलिटी का है और ज्योग्राफी के हैं 5। तो उनमें से लगभग 10 क्वेश्चन अभी तक में आ चुके हैं। तो इसमें पहला है 23.5 डिग्री दक्षिणी, दूसरा है 66.5 डिग्री दक्षिणी, तीसरा है 25.5 डिग्री दक्षिणी और चौथा है 50.5 डिग्री दक्षिणी। तो इसका सही आंसर है नंबर 2, 66.5 डिग्री दक्षिणी को ध्रुव वृत्त, दक्षिण ध्रुव वृत्त पूछ रहा है। इसी की जगह यदि उत्तर ध्रुव वृत्त लिख देता तो 66.5 डिग्री उत्तरी हो जाता। तो आप उत्तर और दक्षिण को विशेष ध्यान रखेंगे, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 23.5 डिग्री में कर्क रेखा है उत्तरी में और दक्षिणी में मकर रेखा है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये लेक्चर में अपलोड है और बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया गया है विथ डायग्राम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47, किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होती है। नंबर 1, पृथ्वी का परिक्रमण। नंबर 2, स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा। नंबर 3, स्थान विशेष का अक्षांश और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा।
नंबर 4 है स्थान विशेष का देशांतर, ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा और ग्रीनविच पर समय। तो इसका सही आंसर है नंबर 4। ये भी मेरे द्वारा बताया गया है, ये वहीं से क्वेश्चन है। स्थान विशेष का देशांतर, ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा और ग्रीनविच पर समय। यदि ग्रीनविच 0 डिग्री को जो बोलते हैं देशांतर को, यदि आप उससे पूर्व में जाएंगे, यदि ग्रीनविच पर 12 बजा है और 1 घंटे, यदि आप 15 डिग्री पूर्व में जाएंगे तो उससे पहले का टाइम मिलेगा, और यदि आप पीछे जाते हैं पश्चिम की ओर तो उसके बाद का टाइम मिलेगा, ग्रीनविच से बाद का। जैसे सूर्योदय पूर्व में पहले होता है, तो पहले सूर्योदय पूर्वी देशों में होगा, उसके बाद ग्रीनविच में मध्य में है वो, उसके बाद पश्चिमी देश। तो इस प्रकार से ग्रीनविच से उसका तुलनात्मक दिशा और समय से आप ज्ञात कर सकते हैं। ये भी लेक्चर में अपलोड है, वही अक्षांश और देशांतर वाले में। देशांतर और अक्षांश दोनों बताया गया है। 4 मिनट का अंतर होता है प्रत्येक डिग्री में, और 15 डिग्री 1 घंटा ऐसा लगता है उसको। घूर्णन में पृथ्वी को 360 डिग्री में आप डिवाइड कर दीजिए तो प्रत्येक घंटा भी निकल आता है। तो इस प्रकार से वो लेक्चर आप देखिए, तो क्वेश्चन बहुत सारे, और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैं अंडरलाइन खुद कराता हूँ। तो आपको इसलिए एनसीईआरटी डाली जा रही है, जिससे आप पूरी एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है उतना मैं अंडरलाइन खुद करा रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। उसमें मैं क्वेश्चन भी बोलता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन वो पूछेगा। तो अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री। ये आ गया फिर से उसी से रिलेटेड, ये तीसरा क्वेश्चन है अक्षांश देशांतर से। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में समय होगा। यदि यहाँ 12 बजते हैं तो अब वहाँ 12 बजने में पश्चिम में यदि जाओगे तो पहले 12 यहाँ बजेगा, लेकिन वहाँ नहीं बजेगा, पहले वहाँ बाद में 12 बजेगा। तो इसका जो सही आंसर है 48वें का, तो इसका सही आंसर है नंबर 3, गेरा अपराह्न। मैं बताया था ना कि 1 घंटे पहले का समय होगा, क्योंकि 15 डिग्री घूमता है, 4 मिनट का अंतर होता है, तो 15 चाको 60 मिनट हो गए, तो 1 घंटा कम कर दो, 12 बजा है वहाँ 11 बजेगा अपराह्न का। तो इस प्रकार से समय की गणना की जाती है। तो आप लेक्चर को सुनिए, उसमें विशेष रूप से फोकस करके बताया गया है कि कैसे की जाती है गणना। यहाँ भी अलग डिस्कस हो रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे डिग्री निकालने के लिए 360 को याद रखेंगे। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, उसके बाद 24 घंटे से जब भाग देंगे तो 15 डिग्री आ जाता है। और ग्रीनविच से यदि पश्चिम दिशा की ओर बोल रहा है तो कम होगा समय, और पूर्व दिशा की ओर यदि 1 बजा है पूर्व दिशा में, तो ग्रीनविच में मान लो 15 डिग्री बोल रहा है ग्रीनविच से पूर्व, तो 1 घंटा पहले का समय पूछ रहा है। तो यदि 12 यहाँ है तो वहाँ 1 बजा रहेगा, तब यहाँ 12 बजेगा ग्रीनविच में। यदि पश्चिम का समय पूछता है तो उसमें 1 घंटे कम हो जाएंगे। यदि 30 डिग्री पूछता है तो 2 घंटे कम, यदि 45 डिग्री करता है तो 3 घंटे कम, ऐसे कम होते जाएंगे। भारत का समय पूछ सकता है, 5.5 घंटे आगे चलता है भारत का समय ग्रीनविच से, क्योंकि पूर्व दिशा में है भारत ग्रीनविच के, इसलिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? नंबर 1 मध्य एशिया स्टेपी, नंबर 2 दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड, नंबर 3 अर्जेंटीना का पैम्पास, नंबर 4 ब्राज़ील का कंपोस। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 4, ब्राज़ील का कैंपोस। ये है उष्णकटिबंधीय। बाकी जो मध्य एशिया का स्टेपी है, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड है, अर्जेंटीना का पंपास है, ये सभी शीत कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध हैं, ठंडे प्रदेश के हैं ये। और उष्ण का ब्राज़ील का कैंपोस है। तो इसको आप याद रखेंगे, अभी ये चैप्टर आएगा, इसको पढ़ाऊँगा। बस इनसे और हैं 2-3 ये और हैं मैदान, तो उनकी भी चर्चा करूँगा लेक्चर में। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। बी, लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण
यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी तथा शुष्क होती है। सी, लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। कूट दिया है। नंबर 1 ए और बी सही है। नंबर 2 बी और सी सही है। नंबर 3 ए और सी सही है। नंबर 4 केवल ए सही है। तो इसका सही आंसर है नंबर 3, ए और सी सही है। इसका सही आंसर जो होगा तो नंबर 3 होगा, ए और सी सही है। ए, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, बिल्कुल सत्य है। सी है, लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, बिल्कुल विरल है, क्योंकि वहाँ इतना ठंड है कि वहाँ पानी के स्रोत बहुत कम हैं, वाष्पीकरण कुछ होता नहीं, इसलिए शुष्क होती है और वनस्पति विरल है। जब बारिश नहीं होगी वनस्पति ऑलरेडी विरल होगी। ये पढ़ा चुका हूँ, लद्दाख वाला एरिया पढ़ाया जा चुका है। तो लगभग 12-13 क्वेश्चन उन लेक्चरों से अभी तक हमने देखे हैं। क्वेश्चन लास्ट तक में आप यदि लेक्चर कंटिन्यू देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। 60 के 60 क्वेश्चन वहीं से आते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया है पृथ्वी की परत, एक तरफ दिया है मूल तत्व। ए, महाद्वीपीय संहति, इधर दिया है नंबर 1 में सिलिका एवं मैग्नीशियम। बी, महासागरीय परपटी, 2 में दिया है सिलिका एवं एल्यूमिना। सी, कोर एवं क्रोड। नंबर 3 निकेल व लोहा। वो पूछता है सही सुमेलित नहीं है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। कूट देता है नंबर 1 केवल ए, नंबर 2 केवल बी, नंबर 3 केवल सी, नंबर 4 ए बी और सी सभी। तो पूछता है सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर है चौथा, ए बी और सी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? इसमें मौसमी पवनों के कुछ नाम हैं और पूछता है इनमें से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है। नंबर 1 भारत में मानसूनी पवनें। नंबर 2 भारत के उत्तरी मैदानों की लू। नंबर 3 पूर्वी पवनें। नंबर 4 पश्चिमी पवनें। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 1, भारत में मानसूनी पवनें मौसमी पवनें हैं, क्योंकि एक विशेष मौसम में चलती हैं। मौसमी पवनें हैं, भारत में मानसूनी पवनें। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा जल पर बनाए गए कथनों ए, बी और सी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्यार्थी ए कथन बोलता है, जब तेज वायु सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। विद्यार्थी बी कथन बोलता है, तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है। विद्यार्थी सी बोलता है, ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार हैं। अब कूट दिए गए हैं। नंबर 1 केवल ए सही है। नंबर 2 ए और बी सही है। नंबर 3 ए और सी सही है। नंबर 4 ए, बी और सी सही है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नंबर 4। 53 का नंबर 4 सही होगा, ए, बी और सी। ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार हैं, बिल्कुल सही है। सुनामी उत्पन्न कर सकती है तेज तूफान, बिल्कुल सही बात है। हालांकि सुनामी उत्पन्न का मुख्य कारण उच्च कक्षाओं में जब आप पढ़ेंगे भूगर्भीय क्रियाएं हैं, जैसे भूकंप हो गया। लेकिन अभी की एनसीईआरटी में जो मिलेगा छोटी कक्षाओं में, वायु भी है, एक कारण नहीं है पर्टिकुलर, उसमें बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से एक कारण तेज वायु का चलना भी है।
और तरंगे भी वायु के कारण ही उत्पन्न होती हैं, पर तरंगे उन्हें कहते हैं जो गति नहीं करता है। जैसे भंवर, आप पत्थर फेंके तो भंवर उत्पन्न होती है, उसी को तरंग कहते हैं। उसमें 3-4 पार्ट होते हैं, श्रृंग, गर्त, आवर्त, काल, आवृत्ति। तो ये सब उच्च कक्षाओं में मिलेगा आपको, जो आपके सीटेट में आएगा बस यहीं तक का आएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन सा उद्योग वेल्ड में विकसित हुआ? अभी हम पढ़े थे वेल्ड, घास का मैदान था, शीत कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय में हमने पढ़ा था ब्राज़ील का कैंपोस। तो इसमें है नंबर 1 भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग, नंबर 2 याक पालन के कारण ऊनी उद्योग, नंबर 3 ऊँट पालन के कारण चमड़ा उद्योग, नंबर 4 गेहूं उत्पादन के कारण कृषि आधारित उद्योग। तो इसका जो सही आंसर है तो नंबर 4 होगा, क्योंकि वो सभी जितने भी मैदान थे उनमें सब में गेहूं की अत्यधिक उत्पादन क्षमता है, सभी मैदानों में। तो इसमें गेहूं उत्पादन के कारण कृषि आधारित उद्योग। बाकी जो ऑप्शन है भेड़ पालन के कारण, ये सब रेगिस्तानी इलाका के कारण है, मैदानी इलाका के कारण नहीं है। तो जनजातियों में मैं पढ़ाया हूँ इसको, घुमंतू जनजातियों में, हिस्ट्री में है ये, उसमें बताया गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ए है, कोलार की खानें विश्व की गहरी खानों में से हैं जो अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती हैं। बी, कर्नाटक में सोने के निक्षेप हैं। अब कूट देता है। नंबर 1 ए और बी दोनों सही हैं। नंबर 2 ए और बी दोनों गलत हैं। नंबर 3 ए सही है लेकिन बी गलत है। नंबर 4 ए गलत है लेकिन बी सही है। तो इसका आंसर नंबर 4 होगा। ए गलत है लेकिन बी सही है। कर्नाटक में सोने के निक्षेप हैं। जो कोलार की खानें हैं विश्व की गहरी खान, इनसे भी गहरी खानें हैं अफ्रीका में। जो अयस्क के लिए कोलार की खान है कर्नाटक में, लेकिन सोने की ही है वो कोलार की खान, सोने की खान है जो कर्नाटक में है। अयस्क पार्टिकुलर उसको सोना लिखना चाहिए यहाँ, तो ये सही हो जाता। तो इसका सही आंसर नंबर 4 है। ए गलत है लेकिन बी सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है? पूछता है बायोगैस और ईंधन में दोनों में समानता क्या है? तो नंबर 1 दोनों को बनने में लगभग समान समय लगता है। नंबर 2 है दोनों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। नंबर 3 है दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती हैं। नंबर 4 है दोनों के बनने की प्रक्रिया में समान प्रकार सह उत्पाद बनते हैं। तो इसका सही आंसर है नंबर 3 दोनों हरित गृह प्रभाव के कारण, हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती हैं दोनों। बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण हैं कौन से? कि ये दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती हैं। अत्यधिक ज्वलनशील ताप उत्पादन के कारण। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबद्ध है? ए, छोटे भूखंड और साधारण औजारें। बी, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। सी, अर्ध शुष्क क्षेत्र। डी, अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु। इसमें कूट दिए गए हैं। कूट नंबर 1 ए, बी और सी। नंबर 2 ए, बी और डी। नंबर 3 ए, सी और डी। नंबर 4 बी, सी और डी। तो इसका सही आंसर है नंबर 2 ए, बी और डी। छोटे भूखंड, साधारण औजारें। निर्वाह कृषि का मतलब है कि जहाँ जनसंख्या अधिक हो, खेत कम हो, खेत का आकार छोटा हो परंतु उस पर भार ज़्यादा हो, जनसंख्या का भार ज़्यादा हो, तो वहाँ पे प्राकृतिक औजारों से, आधुनिक औजारों से नहीं, परंपरागत औजारों से खेती की जाती है, लेकिन अत्यधिक उपज के लिए की जाती है, जिससे निर्वाह घर परिवार का उनके भोजन पानी खर्चे चलते रहें। इसलिए उसको बोलते हैं गहन निर्वाह कृषि। अत्यधिक उपज ली जाती है उसमें। तो सघन जनसंख्या ये भी सही है। अर्ध शुष्क क्षेत्र नहीं है।
अर्धशुष्क क्षेत्र में मोटे अनाज उत्पन्न किए जाते हैं। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु है, बिल्कुल सही है। उत्तर में ज़्यादा गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्मी और ठंड के दिनों में ज़्यादा ठंड होती है। शुष्क और अर्धशुष्क इलाका गुजरात और राजस्थान वाला एरिया है। तो इसका आंसर ए, बी और डी दूसरा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं है बल्कि असमानता का एक उदाहरण है? नंबर 1 धर्म का अंतर, नंबर 2 मातृभाषा का अंतर, नंबर 3 आर्थिक स्तर का अंतर, नंबर 4 है खाद्य संबंधी आदतों का अंतर। विविधता का पाठ मेरे द्वारा पढ़ा दिया गया है, पॉलिटी का एक पाठ है ये, उसमें बहुत कहानी से जोड़कर बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। उसमें से आपको क्वेश्चन भी बताया गया था, विविधता का अर्थ भी बताया गया है कि विविधता का अर्थ क्या। बस विविधता का आप अर्थ पकड़िए, ये शब्दावली है, इसका अर्थ होता है जैसे भोजन के लिए वैरायटी का उपलब्ध होना। पहले के ज़माने में मान लो भोजन हर दिन आलू की सब्जी ही मिलती थी, तो उसको विविधता नहीं बोलेंगे। एक घर में एक बार ही सब्जी पहले बनती थी, तो उसको विविधता नहीं बोलेंगे। अब ये है कि पिता को भिंडी की सब्जी पसंद है, पुत्र को पालक की सब्जी पसंद है, माता को सेव टमाटर की सब्जी पसंद है, तो ये विविधता है। डिफरेंट प्रकार के यदि भोजन उपलब्ध हैं या विभिन्न प्रकार की प्रजातियां उपलब्ध हैं तो उनको बोलते हैं विविधता। जहाँ जितनी विविधता होती है उसके स्थायी बने रहने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं, इस्टेब्लिश होने के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नंबर 3। लेकिन वो पूछता है विविधता नहीं है, असमानता में किसको गिनेंगे? तो विविधता का यदि अर्थ आपको समझ में आ गया होगा तो धर्म का अंतर कई धर्मों में विविधताएं कहलाता है। मातृभाषा का अंतर, जैसे हमारा देश बहुभाषी देश है तो भाषाओं की विविधता है। धर्म का अंतर है, कई धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं तो धार्मिक विविधता हो गई वो। लेकिन आर्थिक स्तर पर अंतर ये एक असमानता है, विविधता नहीं है। और खाद्य संबंधी आदतों का अंतर, अभी मैं एग्जाम्पल दिया, वो विविधता है। तो इस प्रकार में आप क्वेश्चनों को पकड़ पाएंगे। इसका सही आंसर है नंबर 3, आर्थिक स्तर का अंतर विविधता नहीं है बल्कि एक असमानता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, पूर्वाग्रह का अर्थ होगा। पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है कि आप पहले से अपने माइंड में सेट कर लिए हैं कि ये आदमी गलत है तो है, भले वो अच्छा है, लेकिन आप पूर्वाग्रह लोग बातें करते हैं कि आदमी खराब है, इसलिए सबके मन मस्तिष्क में उसके प्रति एक गलत सोच बन गई है। अब इसमें ऑप्शन ए है लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना, बी लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना, सी लोगों को एक ही छवि में बांधना। अब कूट दिया गया है, नंबर 1 केवल ए, नंबर 2 ए और बी, नंबर 3 बी और सी, नंबर 4 ए और सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 4 ए और सी। ए और सी, लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना, मैं बोला ना कि गलत छवि बना दी गई है, और लोगों को एक ही छवि में बांधना। एक व्यक्ति के साथ यदि गलत कर दिया है उसने तो पूरी जनता उसको अब गलत ही समझेगी। तो ये है पूर्वाग्रह, अर्थात जितने भी लोग देखेंगे तो उनके मस्तिष्क में उसके प्रति पूर्वाग्रह बन चुका है कि ये आदमी गलत है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है? इसमें 4 ऑप्शन है, देखते हैं। नंबर 1 राजद्रोह का कानून, नंबर 2 घरेलू हिंसा अधिनियम, नंबर 3 स्ट्रीट वेंडर्स पथ विक्रेता विनिमय अधिनियम, नंबर 4 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 3 स्ट्रीट वेंडर्स पथ विक्रेता विनिमय अधिनियम। ये संसद पारित नहीं करी है। बाकी राजद्रोह का कानून अभी चेंज किया गया है उसको। घरेलू हिंसा अधिनियम ये संसद द्वारा बनाया गया है। हिंदू उत्तराधिकार नियम संसद द्वारा बना है, लेकिन स्ट्रीट वेंडर पथ विक्रेता विनिमय अधिनियम संसद द्वारा नहीं, ये आयोग के तहत, एक आयोग के तहत बनाया गया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। नंबर ए, एक राज्य को जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर
के वितरण से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। नंबर बी है नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। अब कूट देता है इसमें। नंबर 1 है केवल ए सही है। नंबर 2 केवल बी सही है। नंबर 3 ए और बी दोनों सही हैं। नंबर 4 ए और बी दोनों गलत हैं। इसका सही आंसर है नंबर 2 केवल बी सही है। केवल बी सही है। इसका आंसर है केवल बी सही है। एक राज्य को जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के वितरण से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। बिल्कुल नहीं है। हर राज्य की सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग होती हैं। सेंट्रल की होती है एक स्टेट की। जिस राज्य की है तो वो उसी राज्य में विवाद नहीं होता है, उसकी अलग है। लेकिन नदी जल बंटवारा दो राज्यों के बीच विवाद है। आपने बहुत सुना होगा दक्षिण भारत में कृष्णा और कावेरी नदी बहुत जल विवाद इनमें कर्नाटक तमिलनाडु के बीच होता रहता है। केरल कर्नाटक तमिलनाडु के बीच। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें नदी जल बंटवारा दो राज्यों के बीच विवाद है। इसका सही आंसर केवल बी है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है? शहरों के पूछ रहा है, ग्रामीणों की नहीं। भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है। नंबर 1 संगठित कार्यबल। नंबर 2 लेबर चौक। नंबर 3 भूमालिक। नंबर 4 है प्रशिक्षित तकनीशियन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है नंबर 2 लेबर चौक। जब आप कभी शहरों में जाएंगे तो किसी चौक पर क्या होता है, सुबह सुबह बहुत सारे मजदूर इकट्ठे होते हैं। फिर जिसको ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ से ले जाते हैं उन मजदूरों को। तो ये शब्दावली इसको इंगित करती है, लेबर चौक को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। दादन व्यवस्था क्या है? तो नंबर 1 है दास व स्वामी के बीच की व्यवस्था। नंबर 2 व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था। नंबर 3 सरकार व बुनकरों के बीच की व्यवस्था। नंबर 4 किसानों व साहूकारों के बीच की व्यवस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो नंबर 2 है, व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है। व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64। भारत में लोकतंत्र पर निम्न कथनों को पढ़िए। नंबर ए लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। नंबर बी लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास ही होना चाहिए। कूट दिया गया है। नंबर 1 ए सही है, बी गलत है। नंबर 2 ए गलत है, बी सही है। नंबर 3 ए और बी दोनों सही हैं। नंबर 4 ए और बी दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर है नंबर 3 ए और बी दोनों सही हैं। ये पॉलिटी का प्रश्न है। लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। बी बोलता है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय अधिकार जो हैं वो जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास ही होते हैं। जैसा कि आप देखते भी हैं, कोई भी कानून जो बनता है वो बिना संसद के पारित होने के बाद ही बनता है। जब संसद पारित कर देती है, दोनों सदन से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है, उसी दिन से वो लागू हो जाता है। तो इसको डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको पॉलिटी के लेक्चर में। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 65। ए है रोनित के अंकल चाहते हैं कि वह अधिक अंक अर्जित करे ताकि उसके पास नौकरी प्राप्त करने के अच्छे अवसर हों। बी लक्ष्मी लड़का 27 भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी थी। लक्ष्मी लकड़ा 27 वर्षीय है, कोई महिला भारतीय रेलवे में पहली बार महिला इंजन चालक बनी। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन को रूढ़िबद्ध धारणाओं को
तोड़ने के उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये आपको पेडागॉजी से जोड़ा गया है इस क्वेश्चन को। तो जो नंबर 1 ऑप्शन है तो उसमें लिखता है केवल ए, 2 में है केवल बी, 3 ए और बी दोनों, 4 ए और बी दोनों नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 2 केवल बी। ये कोई भी आदमी जान सकता है, क्योंकि पहले क्या था, ये रूढ़िवादी थी कि महिलाएं सर्विस नहीं करेंगी, विशेष रूप से ड्राइवरी वगैरह की। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो कोई लड़की है जो रेलवे इंजन की चालक बनती है। तो ये रूढ़िबद्धता जो चली आ रही थी परंपरा, उसको तोड़ दिया गया है। तो इसका आंसर इसीलिए बी है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है? नंबर 1 स्वतंत्रता, नंबर 2 समानता, नंबर 3 जीवन, नंबर 4 निजता। तो नंबर 3 है जीवन। इसका आंसर होगा नंबर 3 जीवन। जीवन जीने का अधिकार। ये भी अभी पढ़ाऊँगा, पॉलिटी के बहुत सारे लेक्चर अभी बचे हुए हैं, उनको पढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे सारे लेक्चर्स आपको अप्रैल और मई तक में मिल जाएंगे। जून में खाली टेस्ट सीरीज ही चलेगी। फिर अप्रैल और मई 2 महीने में पूरा सिलेबस आपका समाप्त कर दिया जाएगा और उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 67। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहते हैं। नंबर ए राजनीतिक लोकतंत्र, नंबर बी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, नंबर सी कल्याणकारी राज्य, नंबर डी पुलिस राज। कूट दिया गया है नंबर 1 ए बी और सी, नंबर 2 बी सी और डी, नंबर 3 ए बी और डी, नंबर 4 ए बी सी और डी। तो इसका सही आंसर है तो है नंबर 1 ए बी और सी। ए बी और सी राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, और सी है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्व में जब आप पढ़ेंगे उसमें पहली लाइन ही लिखा है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। इसमें पुलिस राज्य नहीं होगा कहीं से कहीं तक, बाकी तीनों ऑप्शन वो सही है, इसलिए इसका ऑप्शन 1 सही है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? नंबर 1 भारत के राष्ट्रपति, नंबर 2 फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश, नंबर 3 भारत के मुख्य न्यायाधीश, नंबर 4 भारत के महान्यायवादी। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3 भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन सबसे बन जाना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 केरल, नंबर 3 तमिलनाडु, नंबर 4 महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है नंबर 3 तमिलनाडु। ये भी सबसे बन जाना चाहिए, यही पढ़ाए जाएंगे कब लागू हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 70। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजनाओं का विकास व कार्यान्वयन कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा वह किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है? नंबर 1 लक्ष्य 01, नंबर 2 लक्ष्य 02, नंबर 3 लक्ष्य 03, नंबर 4 लक्ष्य 04। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 2 लक्ष्य 02। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करें। सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य है। नंबर 1 विद्यार्थियों को उनके अधिगम स्तरों के अनुसार प्रवाही बनाने में सहयोग करना। नंबर 2 विद्यार्थियों की ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवांत वास्तविकताओं के जोड़ने को आंकना।
नंबर 3 है विद्यार्थियों के लेखन के कौशल को परखना। नंबर 4 है विद्यार्थियों की स्मरण क्षमता का मूल्यांकन करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 2, विद्यार्थियों की ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवंत वास्तविकताओं के जोड़ने को आंकना है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो विद्यार्थी है उसकी क्षमताओं को पहचानो और उसको व्यवहारिक जीवन से जोड़ दो। तो ये आकलन का उद्देश्य होता है कि जो पढ़ाया गया किसी बच्चे को, तो उसको वो क्या उपयोग में कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है व्यवहारिक जीवन में, उसका अर्थ ये है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन सा या से प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करते हैं। नंबर ए, सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। नंबर बी, सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है तब भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है, कारणों व उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। नंबर सी, आज का सहारा कभी हरा भरा मैदानी इलाका हुआ करता था, इस तर्क की सच्चाई की जांच आप कैसे कर सकते हैं। इसमें कूट दिया गया है। नंबर 1 ए और बी, नंबर 2 बी और सी, नंबर 3 ए और सी, नंबर 4 केवल बी। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 2, बी और सी ऑप्शन सही है। सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है, बिल्कुल होती है, तब भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है, कारण व उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। सी है आज का सहारा कभी हरा भरा मैदानी इलाका हुआ करता था, इस तरह की सच्चाई की जांच आप कैसे कर सकते हैं। तो ये दोनों सही हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संप्रत्ययों को प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन करते हैं। जो अधिगमकर्ता है, लर्नर है, उसके संप्रत्ययों के प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन करता है। तो नंबर ए है तटों का निर्माण कैसे होता है। नंबर बी है मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है, अपने अवलोकन से उदाहरण दीजिए। नंबर सी है जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है, चर्चा कीजिए। इसमें आपको आकलन करना है। कूट दिया गया है नंबर 1 ए और बी, नंबर 2 बी और सी, नंबर 3 ए और सी, नंबर 4 ए बी और सी सभी। तो इसका जो सही आंसर है तो वह नंबर 4 ए बी और सी सभी। तटों का निर्माण, बिल्कुल जो लर्नर है वो तटों का निर्माण कैसे होता है उससे उसके कौशल का आकलन लग जाएगा। वातावरण और मनुष्य का अंतरक्रियात्मक अध्ययन पर्यावरण पेडागॉजी का है, तो उसका अर्थ ये होता है कि मनुष्य और वातावरण की अंतरक्रिया का अवलोकन करना विश्लेषण कहलाता है या कौशल का आकलन कहलाता है। कर्ज में डूब जाते हैं, सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है, चर्चा कीजिए। तो ये तीनों सही हैं आकलन के लिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 74। रूब्रिक्स के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। नंबर ए, ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ा देते हैं। नंबर बी, ये आकलन में पारदर्शिता को बढ़ा देते हैं। नंबर सी, ये आकलन में व्यक्तिपरकता को घटा देते हैं। कूट है नंबर 1 ए और बी सही हैं, नंबर 2 बी और सी सही है, नंबर 3 ए और सी सही है, नंबर 4 ए बी और सी सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1 ए और बी सही है। ए और बी सही है। ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ा देते हैं, ये आकलन में पारदर्शिता को बढ़ा देते हैं। आप देखेंगे सी क्वेश्चन निगेटिव है, वैसे भी ये आकलन में व्यक्तिपरकता को घटा देते हैं, इसलिए वो गलत है। निगेटिव टर्म हमेशा गलत होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75। एक परियोजना कार्य में आकलन किया जा सकता है ए मौखिक प्रदर्शन द्वारा, बी लिखित रिपोर्ट द्वारा। कूट दिया गया है केवल ए, नंबर 2 केवल बी, नंबर 3 ए और बी दोनों, नंबर 4 न तो ए और ना ही बी। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नंबर 3 ए और बी दोनों। ये स्टूडेंट और टीचर के बाद बीच चल रहा है कि कोई भी टीचर
स्टूडेंट का आकलन किन किन तर्कों के आधार पर करता है? तो मौखिक प्रदर्शन द्वारा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है वो, या लिखने के लिए क्वेश्चन दे सकता है, दोनों से उसका आकलन किया जाएगा। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्वेश्चन ये सबके सही हो जाते हैं। बस सब्जेक्ट के यदि क्वेश्चन हो गए वही बाजी मार लेता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में जाना जाता है? नंबर 1, समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा। नंबर 2, विभाजन के उत्तरजीवी की आप बीती। नंबर 3, यूक्रेन युद्ध में बमबारी के चित्र। नंबर 4, राजा रुद्रदमन के गिरनार पत्थर पर अंकित अभिलेख। तो इसका जो सही आंसर है तो वो होगा नंबर 1, समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा। ये द्वितीयक स्रोत है। आंकड़ों एवं स्रोत, ये ज्योग्राफी का अभी पढ़ाऊंगा, जिसमें मानचित्र, दूरी से संबंध, मानचित्रों के प्रकार, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। उसी का एक क्वेश्चन है कि आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जिनको आप डायरेक्ट जाके प्राप्त कर लें। द्वितीयक स्रोत वो होते हैं जिनको आप डायरेक्ट प्राप्त नहीं करते हैं, किसी माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो समाचार पत्र सुबह आया तो वो कोई माध्यम है। समाचार पत्र एक माध्यम है जिसमें आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, तो वो द्वितीयक आंकड़ा है। यदि आप किसी के घर जाकर जनगणना कर रहे हैं, घर जाकर, तो वो कहलाएगी प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे या प्राथमिक स्रोत। वही जनगणना जो एक टीचर करता है घर घर जाकर, उसके बाद जो प्रकाशित हो जाती है, तो जो छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो जो छप जाती है खबर में जब, तो उसको जब पढ़ते हैं तो वो स्टूडेंटों के लिए द्वितीयक स्रोत का कार्य करती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि प्राथमिक स्रोत जिनमें आप डायरेक्ट इन्वॉल्व हों, द्वितीयक स्रोत जिनमें आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर है, तो आप उनका अर्थ समझ जाइए बस। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित मामले चिंता का विषय होने चाहिए। अब देखते हैं कौन कौन से मामले हैं। तो नंबर 1, स्रोतों की प्रामाणिकता। नंबर बी, पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता। नंबर सी, उदाहरणों की मात्रा। नंबर डी, रुचि उत्पन्न करना। कूट देता है। नंबर 1, ए, बी और सी। नंबर 2, ए, बी और डी। नंबर 3, ए, सी और डी। नंबर 4, बी, सी और डी। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 4, बी, सी और डी। तो आइए देखते हैं। बी में है पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता, सी है उदाहरणों की मात्रा, डी है रुचि उत्पन्न करना। यदि आप बच्चों में इंटरेस्ट जागृत नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो तार्किकता नहीं आएगी जो आना चाहिए, फीडबैक नहीं मिलेगा। इसलिए ये तीनों आवश्यक हैं। स्रोतों की प्रामाणिकता ये उसके लिए ज़्यादा आवश्यक नहीं है, इसलिए शिक्षक को इन चीज़ों पर विशेष फोकस करना चाहिए। पेडागॉजी से जोड़ा है पर है सामाजिक विज्ञान का ही। ये लगभग क्वेश्चन सबसे बन जाते हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है? यह होना चाहिए, हो सकता है या होना चाहिए। नंबर 1, अधिगमकर्ता केंद्रित। नंबर 2, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। नंबर 3, शिक्षक केंद्रित। नंबर 4, विद्या विशेष केंद्रित। तो इसका सही आंसर है नंबर 2, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए शिक्षा। पाठ्य पुस्तक को केंद्र में रख करके अध्ययन किया जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है? नंबर 1, परीक्षा का भय दूर करना। नंबर 2, विषय वस्तु रटने से बचना। नंबर 3, शिक्षकों को निरीक्षण से दूर रखना। नंबर 4, ताकि छात्र पाठ्य पुस्तकों से उत्तर ढूंढ सकें। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 2, विषय वस्तु रटने से
बचेंगे छात्र। इसलिए ओपन बुक सिस्टम प्रणाली एक है, अपनाई जाती है कभी कभार। पहले विश्वविद्यालयों के भी एग्ज़ाम इसी प्रणाली में होते थे सन 1970-75 में। उसके बाद इस प्रणाली को हटा दिया गया है, इसलिए पूछी जाती है कि ये पहले सार्थक थी। इसमें खुली पुस्तक में ये था कि जो आदमी पढ़ के जाता था, हमेशा पढ़ता था, वो जल्दी टॉपिक खोजने में होशियार था और जल्दी ढूंढ के लिख लेता था। परंतु जो कभी बुक ही नहीं पलटते थे, उनके लिए चुनौती हो जाती थी कि बुक देने के बाद भी वो फेल हो जाते थे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। हाशिए वाले समूहों ने जिन मामलों का सामना किया, उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है। नंबर ए, हाशियाकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के द्वारा। नंबर बी, विद्यार्थियों से हाशियाकृत समुदायों की पहचान करवाने के द्वारा। नंबर सी, विवादास्पद मामलों को छोड़ देना ताकि विद्यार्थियों की भावनाएं आहत ना हों। अब इसमें कूट दिए गए हैं। नंबर 1 ए और बी, नंबर 2 बी और सी, नंबर 3 ए और सी, नंबर 4 ए बी और सी। तो इसका जो सही आंसर है वह है नंबर 1 ए और बी। ए और बी, हाशियाकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करेंगे। बी में है विद्यार्थियों से हाशियाकृत समुदायों की पहचान करवाने के द्वारा। जब आप कहीं भ्रमण में ले जाते हैं विद्यार्थियों को, वो ज़्यादा छाप छोड़ती हैं उनके दिमाग में, फिर वो कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए विवादास्पद मामलों को छोड़ देना ताकि विद्यार्थियों की भावनाएं आहत ना हो। विवादास्पद में हम नहीं ले जाएंगे, नहीं तो वो भी बच्चों के छवि को डिस्टर्ब करेगी। इसलिए ऊपर के दोनों ऑप्शन सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों पर परिचर्चा में रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे? वो पूछता है कि आप ऐसा कोई उदाहरण बताइए जो आप विज्ञापनों पर चर्चा के लिए रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ बनाने के लिए देंगे कि आप इसको छाप सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, एक कार बेचान में गाड़ी चलाती महिला। नंबर बी, एक परिष्कृत तेल बेचान में खाना बनाता पुरुष। नंबर सी, एक डिटर्जेंट बेचान में कपड़े धोती महिला। नंबर डी, वस्त्रों के बेचान में काम करती महिला। इसमें आपको लैंगिक चित्रण दिखाना है, तो कूट नंबर 1 ए और बी, नंबर 2 ए और डी, नंबर 3 बी और सी, नंबर 4 बी और डी। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है नंबर 1 ए और बी। ए और बी, एक कार बेचान में गाड़ी चलाती महिला। मैं अभी इससे रिलेटेड इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वहाँ भी यही सेम क्वेश्चन था, बस कार की जगह वहाँ रेलगाड़ी का इंजन चलाती महिला दे दिया था। इसके पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था करीब 60 की सीरीज में था, 60-70 की सीरीज में, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन दिया गया था, उसी का रिपीटेशन किया गया है, लेकिन यहाँ चेंज कर दिया गया है, सिर्फ है महिला ही, लेकिन कार के साथ यहाँ जोड़ दिया गया है, गाड़ी के साथ जोड़ दिया गया है, लेकिन वहाँ ट्रेन के इंजन के साथ जोड़ा गया था उसको। एक परिष्कृत तेल बेचान में खाना बनाता पुरुष। खाना बनाना किसका काम है? महिला का। और गाड़ी चलाना एक पुरुष का काम है। इसलिए दोनों में लैंगिक विभेद को बताने के लिए वो इस प्रकार का रूढ़िबद्ध चित्रण पेश करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82। कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? नंबर 1, समाचार और रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना। नंबर 2, पाठ्य पुस्तक पढ़ाने की एक रास्ता तोड़ना। नंबर 3, छात्रों का कक्षा में समाचार पत्र पढ़ने से शिक्षकों का भार कम होना। नंबर 4, छात्रों को देश की सनसनीखेज प्रगतियों से वाकिफ कराना। तो इसका जो सही आंसर है वह है नंबर 1, समाचार और रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना। विश्लेषणात्मक कौशल जो शब्दावली है उसका मतलब यह है कि बच्चे जब समाचार पढ़ेंगे
या रिपोर्ट पढ़ेंगे, उन रिपोर्टों को देखेंगे, उसके आधार पर विश्लेषण का मतलब अलग अलग व्यू में वो देख पाएंगे, विश्लेषित करेंगे कि ऐसी घटनाएं घटी तो क्यों घटी, क्योंकि उसमें दिया रहेगा कि कारण ये थे जिसके परिणाम ये हुए, भविष्य में सुधार क्या क्या होंगे। इस प्रकार बच्चों में कौशल का विकास होगा। तो इस शब्दावली का प्रयोग इसलिए किया गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। ग्रामीण स्कूलों में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित करते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है। बोलता है कि ग्रामीण स्कूलों में पंचायती राज ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित करते समय, जो स्कूल है उनमें क्योंकि ग्रामीण स्कूल है इसलिए पंचायती राज और ग्रामीण प्रशासन की थीम से उनको जोड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है। तो नंबर 1 है कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करती एक सरपंच। नंबर 2 है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पर एक लेख पढ़ना। नंबर 3 पंचायती राज पर एक वृत्तचित्र देखना। नंबर 4 विद्यार्थियों से ग्राम पंचायत पर उनके विचार पूछना। तो इसका जो सही आंसर है तो नंबर 4 होगा, विद्यार्थियों से ग्राम पंचायत पर उनके विचार पूछना। हमेशा पेडागॉजी से जब आप जोड़ेंगे तो इसमें यदि संलग्न है बच्चा किसी कार्य में, उसको प्रथम प्राथमिकता दी जाती है, इन्वॉल्व्ड हो। इसलिए इसमें विद्यार्थी स्वयं खड़ा होकर अपने थॉट्स बताएगा, बच्चा इन्वॉल्व हो गया, इसलिए ये आंसर सही और सटीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। नंबर 1 सप्ताह में एक दिन निर्धारित कीजिए जब सभी बच्चों को केवल श्रवण सामग्री का उपयोग करना होगा। नंबर 2 जब आप कक्षा को पढ़ा रहे हों तब एक विद्यार्थी को उस विद्यार्थी की देखभाल करने के लिए कहना। नंबर 3 है कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देना और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने या उत्तर देने के लिए कहना। नंबर 4 है इस विद्यार्थी के लिए एक अलग कक्षा लगाना। तो इसका जो सही आंसर है वह है नंबर 3। इसका सही आंसर है नंबर 3। कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देना और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने या उत्तर देने के लिए कहना। फिर से बच्चा जहां इन्वॉल्व है वही आंसर सही होगा। पहला ऑप्शन है सप्ताह में एक दिन निर्धारित कीजिए, बिल्कुल गलत है। दूसरा है जब आप कक्षा को पढ़ा रहे हो तब एक विद्यार्थी को उस विद्यार्थी को देखभाल, ये भी गलत है। इसलिए तीसरा सही है क्योंकि उसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, सोचने समझने और कल्पना करने की उनकी शक्ति है, स्वयं करके सीखने को इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये पेडागॉजी से जोड़ा गया है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85। विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशीलता बनाने के लिए आप शिक्षण के किस तरीकों को अपनाएंगे। नंबर 1 व्याख्यान विधि एवं प्रश्न पूछना। नंबर बी भूमिका निभाने एवं संवाद वाद विवाद। नंबर सी बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करता है। नंबर डी वृत्तचित्र पर्दे पर दिखाना एवं परिचर्चा। कूट दिया गया है नंबर 1 ए और बी, नंबर 2 बी और सी, नंबर 3 ए और डी, नंबर 4 सी और डी। तो इसका जो सही आंसर है वह है नंबर 2 बी और सी। इसका सही आंसर है नंबर 2 बी और सी, भूमिका निभाने एवं वाद विवाद, और सी है बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करता है। तो इसका भूमिका निभाएंगे, वाद विवाद में सारे टॉपिक वाद और विवाद, एक पक्ष वाद का एक पक्ष विवाद का होता है, उसमें सारी क्रियाएं जब बच्चे करेंगे तो स्वयं सीख जाएंगे कि सफाई के उद्देश्य क्या हैं, निराकरण क्या है उसका निदान क्या है, निपटान क्या है, ये सारी चीज़ें वो स्वयं हल कर लेते हैं। अब हम आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 86। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकारियों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को नंबर 1 सिर्फ पाठ्य पुस्तकों में वर्णित नामों की चर्चा करनी चाहिए। नंबर 2 छात्रों में नेताओं के प्रति निराशा, कटुता पैदा करनी चाहिए। नंबर 3 सभी नेताओं के योगदान का गुणगान करना चाहिए। नंबर 4 स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देना चाहिए।
इसका जो सही आंसर होगा वह होगा नंबर 4, स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में बड़े नामों की चर्चा सिर्फ पाठ्य पुस्तक में नहीं करना चाहिए। कोई भी पाठ्य पुस्तक हो उसको आप उदाहरणों से जोड़िए, आसपास के वातावरण से जोड़िए, फिर उस टॉपिक पे आइए, तो बच्चे ज़्यादा लिंक करके उसको जान पाएंगे और ज़्यादा दिनों तक याद कर पाएंगे उसको। इसलिए इसका ऑप्शन है स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देंगे तो वो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे बाकी को। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से कौन सा या से तरीका या तरीके कक्षा में समानता को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने में ज़रूरी हैं। यहाँ समानता को बढ़ाने के लिए कथन दिए गए हैं और कूट। तो देखते हैं नंबर ए, समावेशित वातावरण स्थापित करना। नंबर बी, अधिगम शैलियों और अक्षमताओं को समायोजित कर लेना। कूट है नंबर 1 केवल ए, नंबर 2 केवल बी, नंबर 3 ए और बी दोनों, नंबर 4 ए और बी दोनों में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नंबर 3 ए और बी दोनों। ए और बी दोनों प्रोत्साहित करने के लिए ज़रूरी हैं। समावेशित वातावरण स्थापित कर लेना, वातावरण को एकदम जोड़ के पढ़ाना विषय वस्तु से, उसको बोलते हैं समावेशित, समा लेना। और दूसरा है अधिगम शैलियों और अक्षमताओं को समायोजित कर देना। कोई यदि करके सीख रहा है बच्चा, अच्छा मैं अभी नहीं कर पा रहा है, उसको बार बार आप करवाइए, उसकी अक्षमताओं को स्ट्रांग कर दीजिए तो वो क्षमताओं में परिवर्तित हो जाएंगी। उसकी जो अधिगम शैली है वो अक्षमताओं से आप समायोजित कर देंगे। जब जोड़ देंगे, बार बार अभ्यास करवाएंगे तो उससे वो सारी चीज़ें आने लगेंगी। थ्योरी पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यदि वो करके सीख रहा है तो। इसलिए वो क्षमताओं से समायोजित कर रहा है। जैसे यदि जो पेपर मैं डाल रहा हूँ आप बार बार अभ्यास करिए इसका, जितनी ज़्यादा बार अभ्यास करेंगे आप एग्ज़ाम हॉल में आपको उतना ही फ़ायदा होगा। एक नज़र में आप देखेंगे, पकड़ लेंगे तुरंत आंसर। तो ये होता है अभ्यास। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा। नंबर ए, सरकारी अस्पताल का एक दृश्य। नंबर बी, एक मोहल्ले की साफ सफाई की स्थिति। नंबर सी, पौष्टिक आहार युक्त एक थाली का चित्र। बोलता है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा। सरकारी अस्पताल का एक दृश्य है, एक मोहल्ले की साफ सफाई की स्थिति है, और तीसरा जो है सी, पौष्टिक आहार युक्त एक थाली का चित्र है। कूट देता है नंबर 1 ए और बी, नंबर 2 ए और सी, नंबर 3 बी और सी, नंबर 4 ए बी और सी। इसका जो सही आंसर है वह है नंबर 4 ए बी और सी तीनों। आप अस्पताल का भी चित्र ऐड करिए उसमें। एक मोहल्ले के साफ सफाई स्वास्थ्य से संबंधित है, पौष्टिक आहार स्वास्थ्य से संबंधित है, इसलिए तीनों आंसर सही होंगे इसके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। भूगोल एक ऐसी विद्या विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच के संवाद का अध्ययन करती है। उपरोक्त कथन के लिए निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सी वैध है। नंबर 1, कथन व्याकरणिक रूप से गलत है। नंबर 2, कथन लैंगिक भेदभावपूर्ण है। नंबर 3, कथन परिपूर्ण है। नंबर 4 है वातावरण शब्द को प्रतिवेशी से बदल देना चाहिए। 4 ऑप्शन हैं, तो इसका आंसर जो होगा वह होगा नंबर 3, कथन परिपूर्ण है। कथन परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं है कथन में, पूर्ण है वो। हर सब्जेक्ट का यही होता है कि आप उस सब्जेक्ट को वातावरण से जोड़ दीजिए। पेडागॉजी में है कि मनुष्य की जो उत्पत्ति हो उसकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से है, बस और कुछ भी नहीं है। तो उसी का एग्जाम्पल भूगोल से वो जोड़ दिया है बस, और कुछ नहीं किया इसमें। अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित दिए 2 कथनों पर ध्यान दें और सही विकल्प का चयन करें। 2 कथन दिए गए हैं, उनको देखते हैं। कथन नंबर 1, सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है। कथन नंबर 2,
सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक, नैतिक एवं मानसिक ऊर्जा को उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे वे विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं से सजग रहें। पहला है मानवीय मूल्यों के लिए और दूसरा है उसके नैतिक सामाजिक विकास से संबंधित, जिससे उसका ध्यान केंद्रित करना है उस ओर और सामाजिक वास्तविकताओं को पहचान सके। अब कूट देखते हैं। नंबर 1, कथन एक सही है परंतु दो गलत है। नंबर 2, कथन एक सही है परंतु दोनों गलत है, एक और दो दोनों गलत है। नंबर 3, कथन दूसरा सही है परंतु पहला गलत है। नंबर 4, कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है नंबर 4, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है, बिल्कुल सही है। नाम ही है सामाजिक विज्ञान। यदि आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और सामाजिक आदर्शों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरा है सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक, नैतिक और सामाजिक मानसिक ऊर्जा को उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करना है। ऊपर वाले का ही कॉपी किया गया है, बस उसमें मूल्यों के लिए जोड़ दिया गया है। इसमें नैतिक और मूल्यों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों को जोड़ दिया है, वही है सेम। तो इसका आंसर चौथा है। इस प्रकार हमारे SST के 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इनको आप बार बार देखिए, अभ्यास करिए, पूरा देखिए। तो आप जितनी ज़्यादा बार अभ्यास करेंगे तो परीक्षा हॉल में आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा रहेगी और सारे क्वेश्चन आप टाइम से पहले हल कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छे पसंद आते होंगे, कंटेंट अच्छा मिलता होगा। यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत है आपको SST से तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसमें जो भी कमियां होगी, त्रुटियां होंगी, उन पर काम किया जाएगा और जो आप बोलेंगे उस पर भी विचार करके उसको संशोधित किया जाएगा। इसलिए फीडबैक आप ज़रूर दीजिए और निश्चिंत रहिए, आपका सिलेबस पूरा कराया जाएगा इसमें। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसमें जो मटेरियल मिलेगा सब सिलेबस NCERT बेस्ड ही मिलेगा। और विश्वास दिलाता हूँ कि उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। इसमें से मैं जितनी अभी पढ़ा चुका हूँ NCERT के लेक्चर जितने अपलोड कर चुका हूँ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के विशेष रूप से, और पॉलिटी का भी एक है विविधता, उसमें से कम 20 क्वेश्चन अभी आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी तत्काल में 20 क्वेश्चन, लगभग 13 लेक्चर मेरे द्वारा अपलोड किए गए हैं। अभी इस महीने में 7वीं कक्षा 7 की NCERT पूर्ण कर दी जाएगी। कक्षा 6 की लगभग हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, सिर्फ पॉलिटी बची है, वो 1 हफ्ते में हो जाएगी। उसके बाद हम कक्षा 7वीं की स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज। तो धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे।